अब मैट्रिक के एग्ज़ाम में हम लोग के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, लगभग अब 3 महीना मात्र बचा हुआ है। तो इसके लिए आप लोग में साइंस का कुछ चैप्टर का रिवीजन करा रहे हैं और सबसे पहले फिजिक्स का रिवीजन करा रहे हैं। फिजिक्स में प्रकाश का रिवीजन होगा। आप लोग जो पहले से पढ़े हैं उसका रिवाइज कराते हुए और एग्ज़ाम में जितना ऑब्जेक्टिव आ सकता है वो सब कॉन्सेप्ट के साथ समझाते हुए आप लोग का रिवीजन कराएंगे। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे फिजिक्स का एक चैप्टर प्रकाश। जो पहले से अगर चैप्टर पढ़े हुए हों वो लोग भी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसको देखने से आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव जो है एग्ज़ाम में क्लियर होगा। तो आइए हम लोग आते हैं प्रकाश की तरफ। प्रकाश, और इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले परावर्तन। आप लोग में परावर्तन अलग बताएंगे और अपवर्तन अलग बताएंगे। ये जो रिफ्लेक्शन है ये अलग होगा, रिफ्रैक्शन अलग बताया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग आते हैं प्रकाश के तरफ कि प्रकाश है क्या। ये फिजिक्स का पहला चैप्टर होगा। आप लोग को पता ही है सिलेबस कि जो साइंस है 10th का ये 3 भाग में बटा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। और साइंस का जो एग्ज़ाम होता है वो 80+20 का होता है। इसमें 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आप लोग का प्रिंट होता है और 20 मार्क्स जो होता है स्कूल से आप लोग को प्रैक्टिकल में मिलता है। तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो क्वेश्चन होगा ये टोटल क्वेश्चन पेपर अभी के पैटर्न के अनुसार 160 मार्क्स का होगा उसमें, जिसमें से आप लोग को 80 मार्क्स का आंसर देना है। अभी जो वर्तमान में पैटर्न है, जब तक बोर्ड के तरफ से कोई लेटर जारी नहीं होता है, कोई आदेश जारी नहीं होता है, तब तक हम लोग को मान के चले कि अभी जो पुराना वाला जो अभी पैटर्न चल रहा था उसी के तहत एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो इसमें आपका फिजिक्स बहुत हेल्प करने वाला है। ऑब्जेक्टिव जो होता है तो 80 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा और इसमें से आपको कोई भी 40 ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर देना है। तो अगर आप फिजिक्स ही केवल अगर पूरा का पूरा अगर कवर कर लेते हैं तो आपके पास केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ऑप्शन मिल जाएगा ज़्यादा। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़े रहिएगा इस दोनों में से तो आप लोग आसानी से 40 ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग वहीं अभी फिजिक्स के रिवीजन में हैं। देखिए कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश होता क्या है, जैसे अगर हम अभी बोर्ड पर आप लोग को पढ़ा रहे हैं, अगर यही रात में अगर पढ़ाना शुरू करें और सभी बल्ब को बंद कर दें और बोर्ड पर कुछ हम लिखें तो क्या आप देख पाइएगा? आप नहीं देख पाइएगा। अगर मान लीजिए कि अगर हम लाइव आते और चैट सेक्शन ऑन होता तो आप लोग उसमें मैसेज डालते कि लाइट नहीं आ रहा है। आखिर आप लाइट का डिमांड क्यों किए, लाइट का बात क्यों रखे? तो इसका मतलब यही है कि अगर लाइट अगर आपके पास अगर हो तो आप यहाँ पर जो हम लिखे हुए हैं उसको आप आसानी से देख सकते हैं। यानी कि प्रकाश क्या करता है? तो प्रकाश हम लोग को देखने में सहायता करता है। ठीक है, प्रकाश क्या करता है? देखने में सहायता करता है। ठीक है, तो हम लोग इसका डेफिनेशन क्या बनाएंगे कि प्रकाश वह भौतिक कारक है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को देखते हैं या देखने में समर्थ हो पाते हैं। कारक का मतलब होता है कोई कॉज, यानी कि कोई कारण, कोई वजह, यानी कि हम लोग किस वजह से किसी वस्तु को देख पा रहे हैं उसी को हम लोग क्या कहेंगे? तो प्रकाश कहेंगे। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को देखने में समर्थ हो पाते हैं। अब जैसे अभी चर्चा चला देखना, तो देखना एक कार्य है, एक क्रिया है। ठीक है, एक कार्य है और एक क्रिया है। कहने का मतलब है कि कोई काम है और ये काम करने का क्षमता
किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? तो प्रकाश के कारण। प्रकाश के कारण हम लोग में इस काम करने का क्षमता उत्पन्न हुआ। कौन सा काम? तो देखने का काम। ठीक है, तो अगर जो मतलब ये देखना एक प्रकार का काम है और प्रकाश के कारण ये संभव हो पाया है, इसलिए हम लोग इस प्रकाश को ऊर्जा भी कहते हैं। आप लोग ऊर्जा का डेफिनेशन पढ़े होंगे, ऊर्जा के बारे में जानते होंगे। ऊर्जा क्या होता है? तो कार्य करने की क्षमता या परिवर्तन करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, कार्य करने की क्षमता या परिवर्तन करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो ये कार्य करने का जो देखने का जो क्षमता है वो किसके कारण आया? तो प्रकाश के कारण आया। तो इसलिए हम लोग प्रकाश को क्या कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा का भी रूप है जो हमें देखने की क्षमता प्रदान करता है। आप लोग को बोर्ड में जितना आप लोग इसमें से अभी लोड ले लीजिएगा वो आप लोग बोर्ड में लिख दीजिएगा, आप लोग का मार्क्स जो होगा मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, तो प्रकाश के बारे में अभी तक आप लोग क्या समझे? हम लोग कहेंगे कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को देखते हैं या देखने में समर्थ हो पाते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा का भी रूप है क्योंकि यह हमें देखने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कहेंगे कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? तो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है क्योंकि इसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसके गमन के लिए क्या होता है? तो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं तो आप लोग के पास ये आवाज़ जो है आप लोग मोबाइल के माध्यम से सुन पा रहे हैं, और ये मोबाइल जो आप लोग के पास अभी है तो उससे जो आवाज़ निकल रहा है, तो फिर आप लोग के बीच में हवा है, उस हवा के माध्यम से आप लोग के पास ये ध्वनि जो है पहुंच पा रहा है, तो एक माध्यम बना। अब जैसे हम लोग ही रास्ता पर चलते हैं तो एक सड़क बनता है, एक माध्यम है जिस पर हम लोग चल पाते हैं। लेकिन ये जो प्रकाश है इसके गमन के लिए माध्यम का आवश्यकता नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। पूछा जाएगा प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगर माध्यम रहेगा तो भी अच्छा है, नहीं रहेगा तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए प्रकाश को हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंग। जैसे मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर अगर सूर्य है और यहाँ पर पृथ्वी है, यहाँ से इस पर प्रकाश जो आता है इसके बीच में बहुत ऐसा जगह है जहाँ निर्वात है। निर्वात कहने का मतलब कि जहाँ कुछ भी न हो, यहाँ तक कि हवा भी न हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग निर्वात कहते हैं। मतलब वैसा जगह जहाँ कुछ भी न हो, यहाँ तक कि हवा भी न हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? निर्वात कहते हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो सूर्य से जो पृथ्वी तक प्रकाश आता है उसमें बहुत जगह निर्वात है, फिर भी प्रकाश जो है पृथ्वी तक आ जाता है, यानी कि उसको माध्यम का आवश्यकता नहीं पड़ा। तो हम लोग इसी कारण क्या कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, अब प्रकाश का एक और हम लोग परिभाषा ऐसे दे सकते हैं कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन यह बाह्य जगत को दृश्यमान बनाता है। बाह्य जगत यानी कि बाहरी संसार को दृश्यमान बनाता है। जैसे देखिएगा कि प्रकाश आ रहा है तो ये जल्दी से दिखता नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ प्रकाश पड़ रहा है वो भाग हम लोग को दिखता है। ठीक है, तो वही बात हम लोग कह रहे हैं कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन ये बाह्य जगत को क्या करता है? तो बाह्य जगत को दृश्यमान बनाता है, बाह्य जगत को दिखाता है। अब आप कहिएगा कि हम लोग खिड़की खोल लेते हैं तो देखते हैं कि बहुत उधर से प्रकाश आ रहा है, तो अब प्रकाश आप नहीं देखते हैं। वो जो आप खिड़की खोलते हैं और यहाँ से आपको जो प्रकाश का जो ये किरण दिखाई दे रहा है, तो ये प्रकाश को आप नहीं देख रहे हैं। ये क्या अभी बताया कि ये बाह्य जगत को दृश्यमान बनाता है। तो जो धूलकण उड़ते हुए होता है ना, तो जहाँ जहाँ धूलकण उड़ रहा है उसको ये क्या करता है? चमकीला बना देता है, दृश्यमान बना देता है। हम लोग उसको देख पाते हैं, प्रकाश को हम लोग नहीं देखते। बात समझ रहे हैं? जैसे अगर बल्ब से ही अगर रोशनी अगर आ रहा है बाहर, तो जो बल्ब का जो बाहरी सतह होता है इस पर जब प्रकाश पड़ता है
तो हम लोग को तब ये भाग क्या कैसा दिखाई देता है, चमकीला। और फिर जब प्रकाश जहाँ जहाँ उससे बल्ब से निकल के पड़ा, हम लोग को वहीं वहीं भाग जो होता है दिखता है। तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन ये बाह्य जगत को क्या करता है, दृश्यमान बनाता है। तो अभी तक आप लोग प्रकाश का क्या परिभाषा समझे, तो आप लोग जाने कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को देखने में समर्थ हो पाते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा का भी रूप है क्योंकि यह हमें देखने की क्षमता प्रदान करता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है क्योंकि इसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। फिर हम लोग जाने कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है किंतु यह बाह्य जगत को क्या करता है, तो दृश्यमान बनाता है। यहाँ तक आप लोग बात को समझ लिए प्रकाश का। निर्वात के बारे में भी चर्चा चला था कि निर्वात क्या होता है, तो निर्वात वैसा जगह होता है जहाँ कुछ भी ना हो, यहाँ तक कि हवा भी ना हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग निर्वात कहेंगे। बात समझ गए। और जैसे कि कहीं भी किसी भी कमरा या बर्तन के वायु को अगर हम लोग निकाल लें तो उस पंप को हम लोग निर्वात पंप कहते हैं, यानी कि जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी कमरे या बर्तन की वायु को हम लोग पूरी तरह से बाहर निकाल देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं निर्वात पंप। यहाँ तक आप लोग को बात समझ में आया। अब हम लोग प्रकाश के बारे में कुछ और भी टर्म जो है, कुछ और भी तथ्य उसको हम लोग समझेंगे। यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा और ईमानदारी पूर्वक वीडियो को देखिए, इससे समझिए बहुत फायदा मिलेगा। आप लोग को एग्जाम में बहुत हेल्प होने वाला है इस चैनल से। तो अब हम लोग आते हैं प्रकाश का कुछ और भी गुण देखते हैं। प्रकाश जो होता है ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। तो या तो सीधी रेखा कहिए या इसी को हम लोग सरल रेखा भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है या प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, और ये जब गमन करता है, गमन करने का मतलब चलना, ठीक है, तो ये प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। तो अगर ये चलता है तो इसका कुछ ना कुछ चाल होगा, कुछ ना कुछ वेग होगा, जिस वेग से ये चलता है। तो ये निर्वात में प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। यानी कि अगर 1 सेकेंड अगर होगा तो उसमें प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चला गया होगा। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति सेकेंड कहने का मतलब होता है 1 सेकेंड में। ठीक है, 1 सेकेंड में अभी कितना किलोमीटर जा रहा है इसके बारे में चर्चा हो रहा है। तो निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और एक बात ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे तो दे देता है एयर में, यानी कि हवा में, और वैक्यूम निर्वात में, दोनों में सेम दे देता है, लेकिन उसमें कुछ फ्रैक्शन का जो होता है अंतर हो जाता है। जैसे निर्वात का मतलब है कि इसको कोई विरोध, कोई अवरोधक नहीं मिलता है, तो इसका वेग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन अगर एयर हो, यहाँ पर कुछ हवा हो, तो उसका मॉलिक्यूल क्या करेगा, इसमें कुछ ना कुछ तो रुकावट डालेगा। तो इस कारण हवा में इसका जो वेग होता है वो कुछ कम हो जाता है, लेकिन मान लिया जाता है कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, लेकिन इसके अपेक्षा ये क्या होता है, कुछ घट जाता है। ठीक है, तो पूछा जाएगा निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखिए, निर्वात में प्रकाश के वेग को हम लोग और भी तरीका से लिख सकते हैं, और भी, जैसे कि यहाँ पर लिखे हम लोग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसको हम लोग 3 लाख ऐसे लिखते हैं ना, इस पर कितना जीरो दे देंगे, 5 जीरो दे देंगे, तो ये कितना हो गया, 3 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख हो गया ना। ठीक है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हम लोग ऐसे लिखें। इसी को अगर हम लोग चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 गुना 10 का पावर 5, 10 लिखते हैं और देखते हैं कि कितना जीरो है, तो इस पर 5 जीरो है, तो इसको हम लोग 3 गुना 10 का पावर 5 लिख सकते हैं किलोमीटर पर सेकेंड, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। बात समझ में आया। अब अगर हम लोग इसी को 3 गुना 10 का पावर 5 है, अब किलो एक संख्या होता है। किलो क्या होता है, एक संख्या होता है, और याद रखिएगा किलो का की हमेशा छोटा होगा। तो किलो एक संख्या है जिसका मान होता है 1000,
और 1000 को हम लोग 10 का पावर 3 लिख सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पर जो किलोमीटर लिखा हुआ है किलोमीटर, तो यहाँ पर किलो को हटा के हम लोग 1000 लिख दें और मीटर को मीटर छोड़ दें। कहने का मतलब है कि इस 1 किलोमीटर को हम लोग 10 का पावर 3 मीटर भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ जो किलोमीटर था इसको हम लोग 10 का पावर 3 मीटर लिख दिए पर सेकेंड। अब क्या होगा, आप लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, a का पावर m हो गुना a का पावर n हो, तो हम लोग अगर आधार सेम रहेगा तो इस पावर को क्या करते हैं, जोड़ के लिख देते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, a का पावर m प्लस n लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग 3 गुना 10 का पावर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, 8 मीटर पर सेकेंड। ये भी निर्वात में प्रकाश का वेग हो गया। यहाँ पर भी ये भी क्या है, तो निर्वात में ही प्रकाश का वेग है। ठीक है, इसी को अगर हम लोग चाहें तो सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। आप लोगों को पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है और 100 को हम लोग 10 का पावर 2 सेंटीमीटर ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ 3 गुना 10 का पावर 8, यहाँ पर मीटर को हम लोग लिखेंगे क्या, तो 10 का पावर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि यहाँ पर 3 गुना 10 का पावर, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 और 2 मिलके 10 हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये सब हो गया निर्वात में प्रकाश का वेग। अगर आपसे पूछा जाए निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो आप बता सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। आप चाहें तो इसको बता सकते हैं 3 गुना 10 का पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड होगा, या फिर आप बता सकते हैं 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, या फिर आप बोल सकते हैं 3 गुना 10 का पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। इसमें से कोई भी बोल सकते हैं। हाँ, अब अगर ऐसे क्वेश्चन दे दे कि निर्वात में प्रकाश का वेग डैश मीटर पर सेकेंड होता है, अब आप मजबूर हो गए कि जब लिखना होगा तब मीटर प्रति सेकंड का ही लिखना होगा, मीटर प्रति सेकंड के अलावा कुछ नहीं लिखना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग लिखेंगे 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब बहुत लोग जैसे बुक में भी दिया रहता है, उसको कोई दुख नहीं है, आराम से रट के चला जाता है। इसी तरह से अगर एग्जाम में जाने पर यहाँ पर मीटर पर सेकंड की जगह सेंटीमीटर पर सेकंड लिख दे, और अगर हम नहीं समझाए हो तो रट के गया है वो यहीं लिख के आएगा। तो अब यहाँ पर आप जब समझ लिए, अब किसी में भी देगा तो आपको किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होगा, चाहे किसी प्रकार का यूनिट दे दे। तो आप लोग यहाँ तक निर्वात में प्रकाश का वेग, यहाँ तक आप लोग बात को समझ गए। ठीक है, अब इसमें एक और आता है किरण। अब किरण क्या होता है, तो जैसे हम लोग चलते हैं तो हम लोग जिस पर चलते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सड़क कहते हैं। उसी तरह प्रकाश के चलने के पथ को, प्रकाश के चलने का पथ, पथ कहने का मतलब क्या होता है, रास्ता। तो प्रकाश के चलने के पथ को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। और इसको हम लोग एक एरो से डिनोट करते हैं, एक एरो से सूचित करेंगे, यानी कि एक तीर चिन्ह देकर हम लोग सूचित करेंगे। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि किरण क्या है, तो हम लोग किरण क्या बताएंगे कि प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। बात समझ रहे हैं, इसे एक तीर चिन्ह के द्वारा सूचित किया जाता है। बात समझ रहे हैं। आप लोग को लिखने का मौका अगर नहीं मिल पा रहा हो तो बीच में जब आप लोग को समय मिल जाए स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा और बाद में अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, या फिर एक बार पूरा का पूरा वीडियो अच्छा से देख जाइए, समझ में आ जाएगा। और उसके बाद आप लोग ये समझ जाइएगा कि वीडियो को कहाँ कहाँ रोक रोक कर हम लोग को नोटबुक में अपने नोट करना है। तो आप लोग वहाँ पर वीडियो को क्या कीजिएगा कि रोक कर और अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। एक बार पहले पूरा देख लीजिए, सेकेंड बार जो है आप लोग फिर देखते जाइएगा और वीडियो को रोक कर और अपना नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, उससे आप लोगों को सुविधा हो जाएगा। और ऐसे अगर आपको जब समय मिले, वीडियो मेरा ज़्यादा लंबा होता नहीं है, खूब ज़्यादा लंबा बनाएंगे तो 30 मिनट का होगा, तो इसको पार्ट बाय पार्ट कर करके बताएंगे। आप लोग जब समय मिले तो दिन में एक पार्ट को आप चाहें तो एक बार 2 बार देख सकते हैं। जब पार्ट ज़्यादा हो जाए तो उसके बाद आप लोग जैसे एक पार्ट देखे, 2 पार्ट देखे और फिर आप लोग पिछला को भी रिवीजन कर सकते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर किरण समझे। अब किरण के आगे हम लोग चलते हैं, ज़्यादा समय आप लोग का नहीं बर्बाद कराएंगे, ऐसा कम कम ही पढ़ाते हुए और सिलेबस को भी पूरा समाप्त कर दिया जाएगा, जिससे कि आपको भी एग्ज़ाम में कोई भी प्रकार का परेशानी ना हो।
अब जैसे अगर किरण था, क्या था, प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। लेकिन अगर ये किरण का कुछ समूह बन जाए, मतलब बहुत सारा किरण अगर आ जाए, किरण का एक समूह बन जाए ऐसे, या फिर इस प्रकार से, या ऐसे किरणों का कुछ समूह बन जाए, तो इस किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, किरण पुंज, या इसको कहीं कहीं प्रकाश पुंज भी लिखा हुआ देता है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि किरण पुंज या प्रकाश पुंज क्या है, तो हम लोग कहेंगे कि किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। तो यहाँ जैसे ये सब किरण क्या था, एक दूसरे के समांतर था, तो इस तरह के किरण के समूह को हम लोग नाम देंगे समांतर किरण पुंज। ठीक है, यहाँ क्या है कि एक निश्चित बिंदु से किरण निकलकर विभिन्न दिशा में फैल जा रही है, तो किरणों के इस समूह को हम लोग अपसारी किरण पुंज कहेंगे। और यहाँ पर क्या है कि विभिन्न स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आके मिल जा रही है, तो किरणों के इस समूह को अभिसारी किरण पुंज कहा जाएगा। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि किरण पुंज क्या है, तो हम लोग कहेंगे किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितना प्रकार का होगा, तो 3 प्रकार का। एक हो जाएगा समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। पूछा जाएगा समांतर किरण पुंज क्या है, तो हम लोग कहेंगे जब प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की सभी किरणें, प्रकाश स्रोत क्या होता है, प्रकाश स्रोत कहने का मतलब हो गया कि वैसा स्रोत जिससे प्रकाश निकलता हो। जैसे आपका टॉर्च हो सकता है, बल्ब हो सकता है, मोमबत्ती है, उसके अलावा जैसे कि सूर्य का भी जो किरण आता है, ये सब क्या हो गया, प्रकाश स्रोत हो गया, मतलब जिससे ही प्रकाश निकलता है। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि जब प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हो, तो किरणों के ऐसे समूह को समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, क्या बताएंगे समांतर किरण पुंज का, जब प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हो, तो किरणों के ऐसे समूह को समांतर किरण पुंज कहते हैं। अगर पूछा जाए अपसारी किरण पुंज क्या है, तो हम लोग क्या बताएंगे, जब प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की सभी किरणें विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, तो किरणों के ऐसे समूह को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि अभिसारी किरण पुंज क्या है, तो हम लोग बताएंगे कि जब प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की सभी किरणें एक निश्चित बिंदु पर आकर मिल जाती है, तो किरणों के ऐसे समूह को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ तक बात समझ गए। अब आप लोग ये भी जान लीजिए कि जो प्रकाश होता है, इसको कहा जाता है कि प्रकाश क्या है, तो कण है। ठीक है, बहुत लोग बताते हैं जैसे प्रकाश क्या है, कण है, और बात सही भी है, प्रकाश क्या है, कण है। तो एक डी ब्रोगली नाम के एक साइंटिस्ट थे, ये क्या बताए थे कि प्रकाश में दोहरा गुण होता है, कण का और तरंग का। ठीक है, ये डी ब्रोगली थ्योरम क्या है, तो ये बताए थे क्या कि प्रकाश में दोहरा गुण होता है कण और तरंग का। ठीक है, अगर मान लीजिए कि केवल कण होता है, जैसे बहुत जगह आपका मिलता है कि प्रकाश क्या है, कण है, तो आप बताइए कि जैसे एक बल्ब हो गया, ये पूरा क्या होता है, बल्ब जो होता है पैक होता है। ठीक है, जो बल्ब होगा पैक होगा, जो आपका होल्डर में फिट हुआ रहता है। तो अब बताइए कि इसमें से जो रोशनी जो निकलता है, तो बल्ब में तो कहीं से छिद्र होता नहीं है, अगर कण होगा तो ये फिर बिना छेद किए हुए बाहर ये कैसे निकलता है, बाहर इसको नहीं निकलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, वही डी ब्रोगली का थ्योरम यहाँ पर काम आता है कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश में दोहरा गुण होगा कण का और तरंग का। तो
ऐसे ये किसका नेचर शो करता है, ये पार्टिकल का नेचर शो करता है, यानी कि कण का नेचर दिखाता है। लेकिन जब ये किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस के पास जब आता है, जब किसी भी ट्रांसपेरेंट सरफेस यानी कि पारदर्शी सतह पर आता है, तो उसके बाद ये इसको ऐसे पार कर जाता है। इस गुण को इसका क्या कहा जाता है, तरंग का गुण कहा जाता है। बात समझ गए? तो यानी कि यहाँ पर वेव नेचर ये शो किया, तो हम लोग क्या कहेंगे कि डी ब्रोगली का सिद्धांत पूछा जाएगा क्या है, तो डी ब्रोगली का सिद्धांत था कि प्रकाश में दोहरा गुण होता है कण और तरंग का। तरंग का गुण कब दिखाता है, जब कोई पारदर्शक सतह के पास जब आता है, तो यहाँ पर कण का गुण न दिखाकर तरंग का गुण दिखाता है, और इसको पार करके ये क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अगर कण का गुण दिखाता तो बिना छेद किए हुए ये बाहर नहीं निकलता। जैसे ये अगर पूरा पैक है, अगर हम कोई बालू का ही कण लेकर अगर इधर से फेंकें, बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा। अगर इसमें बिना अगर छेद किए हुए हम चाहे निकाल दे, निकलेगा नहीं निकलेगा। चाहे कितना भी सूक्ष्म कण हो, वो तभी निकलेगा जब इसमें छिद्र किया गया रहेगा। तो यहाँ पर ये तरंग का गुण दिखाता है, जिसके कारण ये क्या होता है, बाहर निकल जाता है। यहाँ तक आप लोग बात को समझ लिए। अब आप लोग यहाँ तक क्या कीजिएगा कि इसका नोट्स बना लीजिएगा, और फिर अगले पार्ट का वेट कीजिएगा। अगले पार्ट में फिर और कुछ कॉन्सेप्ट आप लोग को मिलेगा, अच्छा कुछ जानकारी मिलेगा पढ़ने के लिए। और एग्जाम के बारे में भी अगर कोई सिलेबस नया आएगा तो उसको भी हम अपडेट करते रहेंगे। इसमें मैट्रिक एग्जाम को लेकर अगर पैटर्न चेंज किया चाहे कुछ भी, तो उसका इन्फॉर्मेशन हम आप लोग को बीच बीच में देते रहेंगे। आप लोग को जो भी पढ़ाया जाए उसको आप लोग एक नोटबुक में नोट कीजिए, और इसमें फिजिक्स जो है समझ में आया ही होगा, ये कन्फर्म है। अगर कोई मन से समझने के व्यू से पढ़े होंगे तो उनको निश्चित तौर पर समझ में आया ही होगा, नहीं आने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। तो आप लोग इसको नोटबुक में नोट कीजिएगा, और फिर अगले पार्ट का वेट कीजिए। अगले पार्ट में फिर इसके आगे कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग मिलेंगे।